अब आ जाता है इनके बीच में डिफरेंट बताना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में डिफरेंट। तो डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड, तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, तो 2 पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद में एक तरफ लिखेंगे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज के बेस पर इनका हम डिफरेंट बिटवीन लिखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में अंतर लिखना है, तो यहां पर लगेंगे सबसे पहले गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज। उसके बाद में यहां पर लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। हो गया। तो पहले प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखेंगे आकार, इसका मतलब है साइज। साइज कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है डेफिनिट, क्या होता है? निश्चित, निश्चित आकार होता है इसका, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट होता है। तो डेफिनिट के लिए यहां पर बोलेंगे, और इनके जो आकार होते हैं वो डेफिनिट होते हैं। यहां पर लिखेंगे अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आ जाएगा आपका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि MP, मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक इसका होता है डेफिनिट, यानी कि निश्चित गलनांक, और ये हम आपको पीछे बात बता चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप थोड़ा सा हीट देंगे, यानी थोड़ी सी उष्मा देंगे तो पहले वो जलने लगेंगे, या उसको हम गलाएंगे तो वो पहले से ही जलने लगेंगे, और डायरेक्ट एक निश्चित टेम्परेचर पर, यानी कि जो उनका पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा उस पर वो मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले वो नरम पड़ेंगे, सॉफ्ट होंगे, उसके बाद में मेल्ट होंगे। ये पहले क्या होंगे? डायरेक्ट ही अपने टेम्परेचर पर, जो इनका नेचर है, जिस टेम्परेचर पर ये पिघल जाते हैं उस टेम्परेचर पर इसको हम गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट ही पिघल जाएंगे। उसके बाद में इसका अनिश्चित गलनांक, क्या होता है? अनिश्चित। गलनांक होता है। उसके बाद में आ जाते हैं विदलन गुण। विदलन गुण बहुत से स्टूडेंट जानते हैं, विदलन गुण को बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि विदलन गुण अगर शार्प नाइफ से काटेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं आप धारदार, धारदार चाकू से काटने पर दो समान सपाट, एक तो समान होगी, एकदम सपाट होंगी, यानी कि स्मूथ सतह बनती हैं, और इसको काटने पर, धारदार चाकू से काटने पर दो असमान सतह निर्मित होती हैं। हो गया। क्या होता है विदलन गुण? क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप किसी शार्प नाइफ से काटेंगे तो दो न्यूली सरफेस जनरेट होंगी, बिल्कुल स्मूथ और सफेद। कैसी होगी? स्मूथ होंगी और बिल्कुल चिकनी होंगी, एकदम स्मूथ होगी। तो धारदार चाकू से काटने पर हम क्या करेंगे? दो समान, एकदम बिल्कुल इक्वल और न्यूली स्मूथ सरफेस जनरेट हो जाएंगी। ये आप काट कर देख सकते हैं। फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए और उसको सही शार्प नाइफ से काट कर देखेंगे तो दो चिकनी एकदम सपाट जो होगी सरफेस जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद में धारदार चाकू से अगर आप अक्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे, अमॉर्फस सॉलिड को काटेंगे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक
रबर, तो आप उनको जितने भी आहिस्ता से या जितना संभाल के काटेंगे फिर भी वो कैसी रफ सरफेस जनरेट करेंगे, बिल्कुल रफ होंगी वो सरफेस से चिकनी कभी नहीं हो सकती। आपने जनरली देखा होगा कि आप पाइप, पीवीसी पाइप बने होते हैं उनको आप काटते हैं तो उनकी सरफेस कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, चाहे जितना आप संभाल कर साथ कर काटेंगे तब भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में आ जाती है प्रकृति। प्रकृति विषमदैशिक, इसका मतलब जानते हैं कि विषमदैशिक प्रकृति का मतलब तो सम नहीं होती है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका हीरा भी आता है। अगर आप हीरे को मेल्ट करेंगे, डायमंड को मेल्ट करने पर क्या होगा कि उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर उसके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डिकम्पोज होंगे, तब जाकर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव करेंगे और मूव करने के बाद में जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। और हीरे को और उसके अलावा नमक होता है आपका सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड को आप मेल्ट करेंगे तो वो क्या होगा है कि कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, अक्रिस्टलाइन सॉलिड जिससे बोल सकते हैं हमारे पास सॉलिड, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा भी होता है कि आप कोई एक चीज ले लें, चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, तो उनकी प्रकृति ऐसी होती है क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत प्लास्टिक भी करती है और आपकी वुड भी कर सकती है। उसके बाद में अगर कोई और हमारे पास सॉलिड में रबर आ जाती है तो उसमें भी यही है प्रॉपर्टी, और उसका अपवर्तनांक यानी कि जो इंडेक्स होती है वो भी बहुत कम होती है। लेकिन हीरे की इंडेक्स तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसको बोलते हैं 2.47 लगभग इंडेक्स होती है हीरे की, उससे ज्यादा किसी की नहीं। और उनमें भी सबसे ज्यादा इंडेक्स होती है, इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो हीरे की सबसे ज्यादा होती है वो है 2.47। और उसके अलावा अगर कोई और भी चीज है तो वो सबसे ज्यादा है आपका दुनिया में पाया जाने वाला कोहिनूर का हीरा, उसकी इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो समदैशिक होते हैं, लगभग सभी समान होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड होते हैं तो इसकी कैसी होती है कि इसका नेचर कोई भी हो सकता है लेकिन इसका समान होता है। उल्टा यहाँ पर हमारे पास सॉलिड में समदैशिक होंगे क्योंकि इनकी जो इंडेक्स होती है वो लगभग सभी चीजों की समान होती है, चाहे वो आप लकड़ी ले लें, प्लास्टिक ले लें, उसके बाद में रबर ले लें, ये सब चीजें कैसी हैं आपकी हमारे पास सॉलिड। अब आ जाते हैं आपके अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसी होती है, एकदम जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होती है। इसको हम बोलते हैं दीर्घ परासी, दीर्घ परासी व्यवस्था हो गई, दीर्घ परासी व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था का मतलब है कि स्टेबिलिटी या बोलेंगे कि रेगुलरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहां पर अवयवी कण की व्यवस्था लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है और कैसी होती है, रेगुलर, रेगुलर होती है। ठीक है, और उसके बाद में आपके आ जाते हैं कि इसकी व्यवस्था दिशात्मक होती है, क्या बोलेंगे, दिशात्मक, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे तो दूर दूर लेकिन होंगे एक डेफिनिट शेप में, डेफिनिट स्थान पर होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि कहीं पर कोई खड़ा हो गया कहीं पर कोई हो गया। जैसे असेंबली में अगर प्रेयर के समय पर जब लाइनें लगाई जाती हैं तो वहां पर जो भी एक एक स्टूडेंट लगाए जाते हैं तो वो एक क्रम में लगे होते हैं और वो क्रम ही डेफिनिट शेप कहलाता है। अगर कोई भी बच्चा बीच लाइन के आ जाता है तो वो रो को खराब कर देता है तो वो हो जाता है इनडेफिनिट, वो होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो इसकी होती है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलरिटी वो इसमें होती है शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, और इरेगुलर होती है, इरेगुलर, इरेगुलर होती है, ये हो गई इरेगुलर फॉर्म में। आप शॉर्ट रेंज ऑर्डर को बोलते हैं लघु परासी व्यवस्था। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको लिखना है तो हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, साइज आकार यहां से मिटा देते हैं और उसके बाद में लिखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति आप जानते हैं कि किसी की ज्यामिति जो होती है वो क्रिस्टलीय ठोसों की होती है बिल्कुल डेफिनिट यानी कि निश्चित। कैसी होगी, निश्चित होगी, डेफिनिट होगी। और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति होती अनिश्चित।
अब फिर एक बार हम आपको क्लियर किए देते हैं कि निश्चित क्यों होती है, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स से ऐसे कनेक्ट रहते हैं और हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये दूर दूर होते हैं, कोई इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, डेफिनेट रेगुलरिटी नहीं होती है, तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इनके बीच में बॉन्डिंग कहीं कहीं पर पास में होगी, बिल्कुल पास में, और कहीं कहीं पर दूर में होगी। तो ये कभी भी डेफिनेट शेप नहीं बना सकते हैं, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर क्रिस्टलीय फॉर्म में लगे हुए हैं तो इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और क्यूबिक में कई प्रकार की होती हैं। ये आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इसके सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका स्क्वायर। क्या बन जाएगा स्क्वायर। और जबकि यहाँ पर अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए टेट्राइडल है, क्या हो जाएगा टेढ़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, उसके बाद में ये ट्रायंगुलर जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई शेप डेफिनेट नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे तो शेप फिर डेफिनेट मिलेगी, फिर आगे बढ़ेंगे फिर शेप डेफिनेट मिलेगी। हो गया। अब आगे जाते हैं लास्ट में और इसका लास्ट पॉइंट लिखते हैं, वो होता है आपका मेन प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो इसका नेचर होता है, ये होते हैं ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस, यानी कि ट्रू सॉलिड। क्या होंगे ट्रू सॉलिड, अगर चाहो तो आप लिख लो ट्रू सॉलिड। और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो होता है वो होते हैं अति प्रशीतित द्रव। इसका मीन्स अगर आप नहीं जानते तो हमको बताते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इनको, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये आपको हम बता सकते हैं, जैसे कांच को हमने बताया था आपका एमॉर्फस सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। एमॉर्फस सॉलिड होता है, क्या कहते हैं, बालू और सिलिकॉन के मिक्सचर को इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है कि वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं कांच, यानी कि ग्लास। और ग्लास होती है सुपर कूल्ड लिक्विड। ये आपके होते हैं आभासी ठोस, इसको हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड। यह हो गया आपका क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंट बिटवीन। अब अमॉर्फस सॉलिड के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। अब क्रिस्टलीय ठोसों को हम उनकी बॉन्डिंग पर डिफरेंट अलग अलग कर देंगे कि कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। तो अब आ जाते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार लिखते हैं। तो लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट और उनके बीच में उपस्थित बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग होगी उस बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप्स के, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कणों के बीच में उपस्थित बंध यानी कि बॉन्डिंग, बॉन्ड्स की प्रेजेंट के हिसाब से यानी बॉन्ड के नेचर के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको 4 बेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब वो 4 बेस देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला आपका लिखना होगा, जिसमें होगा आपका सबसे पहला आणविक ठोस, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा होगा आपका आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड्स।
तीसरा आपका होगा धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। और चौथा आपका होगा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड्स। तो क्लासिफाइड करते हैं हम आपको 4 बेस में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लासिफाइड किए जाते हैं 4 बेस में, और वो पहला है आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरा है आयनिक सॉलिड यानी कि आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, और तीसरा आपका धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक सॉलिड, और चौथा आपका है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सॉलिड्स है जिसका टाइप है, तो इसे आणविक ठोस को भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला टाइप्स आपका होगा, ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि आणविक ठोस में भी टाइप्स हैं, और वो टाइप्स हैं 3 टाइप्स। सबसे पहला आपका होगा यहां पर ध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा होगा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा होगा हाइड्रोजन आबंधित ठोस। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इनके बारे में सीखा ही नहीं होता। देख लीजिए, ये 3 जो आपके ठोस बचे हुए हैं, इनके कोई टाइप्स नहीं होते हैं। टाइप्स सिर्फ आणविक ठोस होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स से जब ठोस बनते हैं तो उनके बीच में टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स होते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और अध्रुवीय होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और उसके बाद में ध्रुवीय पढ़ना है तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पर इन तीनों को हम रख कर देते हैं। तो पहला टाइप पढ़ते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरा आपका हो जाएगा ध्रुवीय यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरा आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसको नीचे का रफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।